नमस्कार दोस्तों, परिज्ञान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं अशोक चौधरी और दोस्तों अभी हम डिस्कस करने वाले हमारे बेसिक के तहत फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। फर्स्ट वीडियो में आपको सिंपली एक मैंने जोड़ बाकी गुणा भाग सिखाया था और सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बोर्डमास का नियम, स्थानीय और जातीय मान, इकाई अंक पता करना और भाजकता के कुछ नियम के बारे में बातचीत की थी। अभी हमारा बहुत ही बेसिक पोर्शन चल रहा है और ये मैथ्स सीखने के लिए बहुत जरूरी है। कुछ हद तक मैं भी कह रहा हूं ये चीजें बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए अभी भी ये बहुत भारी भरकम है। इसलिए शुरू के 2-3 वीडियो हम लोगों ने बेसिक रखे हैं ताकि जिन विद्यार्थियों को मैथ्स नहीं आती है वो भी सीख पाए। इसीलिए इन सेशंस का नाम भी बेसिक ही रखा है, समझ रहे। इसके बाद जैसे ही हमारा ये अभी बेसिक आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगामी जो सेशंस होंगे उसमें टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे इन इंपॉर्टेंट वीडियो सेशंस के तहत। आगे जो भाजकता के नियम है, मैंने आपके सामने 6 भाजकता के नियम डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लिए होंगे। अभी हम जो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट भाजकता के बारे में, अभी तक की जो 6 भाजकता है उसमें 1 मिनट के लिए थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले बात करें दोस्तों, 2 की भाजकता क्या होती है? 0, 2, 4, 6, 8 इकाई अंक में होना चाहिए। 3 में बताया था प्यारे दोस्तों अंकों का योग 3 के पहाड़े में। 4 में बताया था कि भी अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4 का पूरा पूरा। और एक मैंने अलग कंडीशन भी बताई थी, डबल जीरो वाली। डबल जीरो के अंतर्गत भी 4 का भाग पूरा पूरा जाता है क्योंकि वो 100 के रेस्पेक्ट में काम करता है। फिर हमने बात की थी 5 की, 0 या 5, और फिर हमने बात की थी 6 की, 2 और 3 दोनों का भाग जाए। ओके, 2 और 3 दोनों का क्या जाए? भाग जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे के बारे में 7 की भाजकता। 7 की भाजकता हमारे लिए किस प्रकार से अच्छी होगी समझिएगा। 7 की भाजकता कहती है संख्या के अंतिम अंक को हटाकर, संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाएं, उसका दुगुना घटाएं। ठीक है, और ये उसकी पुनरावृत्ति करनी, पुनरावृत्ति यानी इसको रिपीट करना है। अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाए। कब तक घटाना है? जब तक अंतर 0, 7, 14, 21, 28 यानी 7 का पहाड़ा ना हो जाए। अब ये जो कंडीशन आपके सामने लिखी है ये आप लोग क्वेश्चंस में ज्यादा समझ पाओगे। क्वेश्चन लिखा है, देखो, संख्या के अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाए। जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, अगर मैं आपसे कहूं भाई ये आपके सामने एक संख्या है, क्या ये विभाजित है या नहीं है? देखो, बिना भाग देकर आपको भाजकता को फॉलो करके आंसर देना है, समझ रहे हो। तो अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाएं और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति करनी है। और कब तक पुनरावृत्ति करनी है? जब तक अंतर 0, 7, 14, 21, 28 ना आ जाए। तो अंतिम अंक हमारा क्या है प्यारे दोस्तों, वो ध्यान दीजिएगा। अंतिम अंक हमारा क्या है? अंतिम अंक अभी कितना है मेरे दोस्तों? 4 है। तो देखो, 4 को हटाकर उसका शेष बची संख्या में से दुगुना घटाना है। तो देखो, 4 का डबल 8, देखिए 12 में से 8 गए 4, यहां बचा 2, 9, 5। अब अंतिम अंक कौन सा? 4। फिर इस 4 को हटाओ और इसका दुगुना घटाओ तो 8, फिर 4, फिर बताइए 8, और फिर कितना? 5, फिर 4 का डबल, फिर वापस 8, तो आ गया 50। अब ये बताओ, अभी 50 तक तो आपको पहाड़ी का आइडिया भी रहता है 7 का। 7 × 7 49 होता, कभी 50 आएगा पहाड़े में? नहीं। तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। एक मैं विभाजित का भी एग्जाम्पल दे देता हूं। वैसे अगर मैं बात कहूं तो इस भाजकता की तुलना में भाग देना आसान है, ठीक है, लेकिन अब जो भाजकता है आपको नॉलेज में होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। जैसे हमारे सामने एक ही क्वेश्चन है कि ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। जैसे ये संख्या, तो सबसे पहले आप बताओ, अंतिम अंक 8 है, तो 8 को हटाकर उसका दुगुना घटाओ 16, 16 घटाया, 12 में से 6 गए 6, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 5, फिर बताओ 6 का डबल 12, देखो 0, 5 में से 1 गया 4। वैसे 140 आपको पता चल गया होगा, 0 का डबल 0 ही होता है, घटाया 14, और 14 बिल्कुल पहाड़े में आता है। तो ये तो विभाजित नहीं हुआ था और ये विभाजित हो रहा है। बात समझ रहे हो? यही कहलाती है 7 की
भाजकता। अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाओ, अंतिम अंक को हटाकर उसका दुगुना घटाओ, और ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक अंतर 0, 7, 14, 21, इस प्रक्रिया की क्या करनी है, पुनरावृत्ति करनी है। समझ रहे हो, इस चीज को फॉलो अप करना है। बात समझ में आई। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग हमारे नेक्स्ट भाजकता के ऊपर। आगे जो हमारे पास है भाजकता वो है प्यारे दोस्तों 8 की भाजकता। 8 की भाजकता हमसे क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। 8 की भाजकता है संख्या के अंतिम 3 अंकों में, संख्या के अंतिम 3 अंकों में, 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए, 8 का पूरा भाग जाए। संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाए, यही किसकी भाजकता होती है, 8 की। चलिएगा, तो जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूं आपके सामने, A, B, C and D, 8, 9, 3, 6, 4, 8, 9, 4, 3, 4, 2, 4, 8, 9, 6, 3, 5, 8, 4 और 9, 3, 2, 244। अब हमसे कोई पूछ ले भी क्या ये संख्या विभाजित है या नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अंतिम 3 अंकों में, अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए, 8 का जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक क्या है बताओ, 6, 4, 8। अब बताओ क्या 8 का भाग जा रहा है, बिल्कुल। अगर आप ट्राई करेंगे, देखिए 8 × 8 64, 8 एकम 8 डिविजिबल है। 8 का भाग देखो, 8 × 5 40, 2 बचे, 8 × 3 24, बिल्कुल डिवाइड। 8 का भाग 8, 7 56, कितने बचे, 2, 8 × 3 24। यहां देखो 8 × 3 24, लेकिन अब आ गया 4, 4 8 से छोटी वैल्यू आ गई, भाग टूट गया, तो ये पूरा भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये संख्या विभाजित 8 से नहीं होगी। ऐसा कैसा रूल बताओ, और कहीं पढ़ा था आपने, याद आ रहा है, 4 की भाजकता में वहां अंतिम 2 अंक थे, यहां अंतिम 3 अंक है, यही डिफरेंस है दोनों। बात समझ रहे हो। चलिए, तो सबसे पहले हमने पढ़ी 7 की भाजकता और फिर हमने पढ़ी है 8 की भाजकता। अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों हम नेक्स्ट वन 9 की भाजकता। अब 9 की भाजकता हमसे क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। 9 की भाजकता में है संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए, संख्या के अंकों का योग 9 के पहाड़े में आए। किसके पहाड़े में आए, 9 के पहाड़े में। अब आपको बात एक सिंपल सी ये समझनी है, हमारे सामने इतनी बड़ी मैं वैल्यू लिख रहा हूं, 7 8 4 3 2 8 9 3 2 4 3 2 6, इतनी बड़ी वैल्यू है, और फिर भी आप बता पाओगे कि ये संख्या डिविजिबल है या नहीं। अब मुझे आप लोग जल्दी से एक बार मैसेज करो सब लोग कि ये डिविजिबल है, यस लिखना है, डिविजिबल नहीं है, नो लिखना। मैं सबके मैसेज एक बार रीड आउट करता हूं, जल्दी से बताओ सब लोग एक बार। भाजकता क्या फॉलो करनी है, इनको जोड़ना है और तय करो कि ये 9 के पहाड़े में आता कि नहीं आता। अरे 9 का पहाड़ा सबको आता है, हम सबको, ठीक है। तो अब इतनी जोड़ करके बताओ जल्दी से जल्दी एक बार। सबने जोड़ कर ली होगी उम्मीद करता हूं, और जल्दी से बताओ ये डिविजिबल है, यस और नो का मैसेज करना है। चलिएगा, देखिए अंकों का योग किसके पहाड़े में आना चाहिए, अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ओके, तो यहां देखो 8 और 7 कितने होते हैं, 15, 15 और 4 19, 19 और 3 8 7 15, 4 19 और 3 22, 22 और 2 23, 22 और 2 24, 24 और 8 बताओ, 24 और 8 कितने हो गए, 32 और 9 41 और 3 44, 44 और 2 46, 46 और 8 बताओ 54, 54 और 4 58, 58 और 3 61 और 2 63, 63 और 6 69। अब बताइए क्या 69 पहाड़े में आता है, नहीं, ये विभाजित नहीं होगा। सिंपली एक जोड़ करनी है, अगर वो जोड़ 9 के टेबल में आती है तो डिविजिबल होगी और नहीं आती तो डिविजिबल नहीं होगी। बस रूल ये है
कि अंकों का योग 9 के पहाड़े में आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो ये किसकी भाजकता थी? हमारे 9 की भाजकता। चलिए अब बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वन। तो उम्मीद करता हूं तीनों अभी तक की समझ में आई। 7 में क्या था? अंतिम अंक को हटाकर दुगुना घटाने की प्रक्रिया। 8 में क्या थी? अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग। और 9 में क्या थी बताइए मेरे दोस्तों? 9 में थी अंकों का योग 9 के पहाड़े में। 10 का तो आपको पता ही है, 10 की भाजकता वैसे आप नहीं लिखेंगे तो भी आपको पता होगी। 10 की भाजकता अंतिम अंक 0 हो। अंतिम अंक क्या हो? 0 हो। जैसे 5 का समझा था, एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 120, 115, 130, 190। अब बताइए कौन सी विभाजित नहीं होगी? तो ये तीनों विभाजित होगी और ये विभाजित नहीं होगी। बात समझ रहे हो? बहुत इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। वैसे 10 की भाजकता और 5 की बहुत कम आती है एग्जाम में, बहुत सिंपल है। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट भाजकता सामने आने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भाजकता है। उस भाजकता का नाम है 11 की भाजकता। अब 11 की भाजकता क्या होती है वो समझिएगा। बहुत ही मतलब मैं कहूं अगर 3, 6, 9 और 11 ये सबसे महत्वपूर्ण है। 11 की भाजकता कहती है सम स्थान का योग तथा विषम स्थान के योग का अंतर। विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। या तो अंतर 0 होना चाहिए या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। अब अप्लाई कैसे करना वो समझना बेहद जरूरी है। बहुत ही काम की बात है, सुनिएगा। अब बहुत जने क्या होता है, जैसे ही सम और विषम सुनते हैं तो दिमाग सम और विषम संख्या पर दौड़ने, अंकों पर दौड़ने लग जाता है। जबकि यहां बात हो रही है मेरे दोस्तों सम और विषम स्थान की, प्लेस की बात की है मैंने, संख्या और अंकों की बात नहीं की है। तो कैसे अप्लाई करना वो समझिएगा। एक मैं पहले सिंपल सी बात समझाता हूं। चलो ये काम करते हैं, एग्जाम्पल पूरी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक रहेगा। ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। ओके 8, 2, 3, 5, ये है, या फिर ये हमारे पास ये 4 वैल्यूज है। अगर हमसे कोई पूछ ले भी इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 से डिविजिबल नहीं है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से डिविजिबल नहीं है, तो देखिए दोस्तों भाग देने नहीं बैठना। भाग देने बैठेंगे तो फिर भाजकता क्यों सीख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, एक तरीका सिखा रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे आज के बाद। इससे भी आसान तरीका है। एक काम करो, सबसे पहली वैल्यू पर बॉक्स बना दो। बना दिया बॉक्स, दूसरे को खाली रहने दो, फिर वापस बॉक्स, फिर खाली रहने दो, फिर वापस बॉक्स, फिर खाली रहने दो। अब जो आपने बॉक्सेस बनाए हैं इन तीनों पर, ये तो है विषम स्थान, और जिन पर बॉक्सेस नहीं बनाए हैं ये है सम स्थान। देखो ये मत कहना कि ये सम संख्या ना, अरे भी संख्या तो सम ही है, मैं बात सम स्थान की कर रहा हूं और विषम स्थान की बात कर रहा हूं। ऐसे नहीं कि ये विषम स्थान में इसको कैसे ले लिया। तो देखो ये पहला बॉक्स ब्लैंक छोड़ा, फिर दूसरा बॉक्स ब्लैंक छोड़ा, फिर तीसरा बॉक्स ब्लैंक। अब क्या करना है, बॉक्स की जोड़ करो। 6, 3, 9 और 5 बताओ 14, वही जोड़। और बिना बॉक्स की जोड़ 4 और 2 6 और 8 बोलो 14। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 0। तो बिल्कुल ये डिविजिबल होगी। दूसरे पर अप्लाई करते हैं। 8 और 3 बताओ 11, 11 और 4 बताओ 15। इतनी छोटी छोटी बात इसलिए सिखा रहे हर एक स्टूडेंट को समझाना। जिन्होंने कभी गणित नहीं पढ़ी उसको भी समझ में आ जाना चाहिए। प्रयास आपको ऐसा करना है। तो आप भी अपने एंड से जितना हो सकता है इन चीजों को रिवीजन करना, बिल्कुल हमेशा रेगुलरली अपने एंड से। 8 और 3 11 और 4 15, 5 और 2 7 और 8 15। तो आप बताइए 15 - 15, ये भी 0 डिविजिबल है। 9 और 8 बताओ 17, 17 और 1 18 हो गया। 3 और 2 5 और 2 7। तो आप बताइए 18 में से 7 गए तो रिमेनिंग 11, ये भी विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था अंतर या तो 0 हो या 11 का पहाड़ा, मतलब 11, 22, 33, 44, 55 कुछ भी। लेकिन यहां देखना 8 और 4 12, 12 और 3 कितना 15।
4 और 2 6, 6 और 4 10, 15 माइनस 10, तो डिफरेंस बना 5 का, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। ये तीनों तो होंगे और ये डिविजिबल नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं 11 की भाजकता। बॉक्स और बिना बॉक्सेस का अंतर या तो 0 हो या 11 का पहाड़ा हो। ये चीज आप कॉपी में इसी पैटर्न में समझ लोगे ना, तो सम स्थान विषम स्थान वाला कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा अगर ये बॉक्स पैटर्न समझ में आ गया तो। और बहुत इजी, कोई भारी भरकम बात नहीं है, समझ रहे हो। तो ये थी दोस्तों हमारे इंपॉर्टेंट भाजकताएं। एक बार मैं बढ़िया से इसका कंप्लीट एक चार्ट बनाता हूं, और ये चार्ट आपको अपने पास हमेशा रखना है। कब तक? जब तक एकदम भाजकताएं कंठस्थ ना हो जाए, समझ रहे हो। याद कर लेना, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा, पूरी मैं रिलेट भी कर दूंगा ताकि आप लोगों को कॉम्बिनेशन में याद रह जाए। 2 की भाजकता होती है इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 हो। क्या हो? 0 2 4 6 या 8। 3 में क्या होती है? अंकों का योग, अंकों का योग। 4 में क्या होता बताओ? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का। अंकों का योग किसके? पहाड़े में आना चाहिए, 3 के पहाड़े में। 5 में बताओ 0 या 5। अब अंकों का योग पहाड़े में, ऐसा रूल और कहां पड़ा था? 9 में। 9 में भी क्या था? अंकों का योग 9 के पहाड़े में, 9 के पहाड़े में। 5 में 0 या 5, तो 10 में क्या था? इकाई अंक 0। ठीक है। 4 में क्या पढ़ा था? अंतिम 2 अंक। 8 में क्या पढ़ा था बताओ? अंतिम 3 अंक में किसका भाग जाए? 8 का। तो देखो 3 का जोड़ा किसके साथ बना? 9 के साथ। 3 में भी अंकों का योग, 9 में भी अंकों का योग। 4 में अंतिम 2 अंक, 8 में अंतिम 3 अंक। 5 में 0 या 5, 10 में 0। 6 का क्या पढ़ा था बताओ? 2 और 3 दोनों की भाजकता, दोनों भाजकता लगे। और आबादी लास्ट में हमने 7 का क्या पढ़ा था? अंतिम अंक हटाकर दुगुना घटाएं, हटाकर 2 गुना घटाएं, और ये प्रक्रिया दोहराते रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 11, सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 0 या 11 का पहाड़ा होना चाहिए। सम स्थान का योग और विषम स्थान के योग का अंतर या तो 0 हो फिर, या फिर 11 का पहाड़ा। बहुत इजी सी बात है। तो ये टेबल बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, अपने पास एक चार्ट बना लीजिएगा जिससे चीजें बेहद आसान होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट भाजकताएं थी जो हमारे लिए बेहद काम की है। उम्मीद करता हूं आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूंगा जो आगे हमें रेगुलरली उन चीजों की जरूरत पड़ने वाली। एक विशेष बात है दोस्तों, जिसमें हम लोगों को यह पता करना आना चाहिए कि कभी भी कुछ रेशियो दिया हुआ हो, A अनुपात B हमारे पास 4 अनुपात 5, B अनुपात C हमारे पास 2 अनुपात 3 अनुपात 8, तो हमें पता करना है A, B और C कितना होगा। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मैं भी मानता हूं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के लिए अभी भी ये चीजें सीखनी जरूरी है, इसलिए ये छोटी छोटी बातें अभी इस वीडियो सेशन तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ए बी की वैल्यू, ए हमारे पास 4 है, बी की वैल्यू 5 है, यहां से बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 8 है। अनुपात में एक चीज याद रखना, अनुपात का बंटवारा हमेशा आए हुए क्रम के अनुसार होता है। जो पहले आएगा उसको पहले अनुपात मिलेगा, जो बाद आएगा उसको बाद अनुपात मिलेगा। तो हमें अगर एबीसी लाना है तो सबसे पहले दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, ए का मान 4 है और बी का मान 5, वापस बी का मान तो 3 है और सी का मान 8। तो पहले ए बी रखा फिर बी सी रखा। यहाँ खाली जगह दिख रही है तो क्या करेंगे, यहाँ किसको आगे बढ़ाएं, जिस नंबर के आगे खाली जगह है उसी को बढ़ाओ। तो जिस नंबर के आगे खाली जगह तो 5 को बढ़ाया, यहाँ किसको बढ़ाएं, फिर यहाँ बढ़ा दिया 3 को। 4 इंटू 3 बताओ 12, 5 इंटू 3 बताओ 15 और 8 इंटू 5 बताओ 40। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 12 अनुपात 15 अनुपात 40। अगर ये वैल्यू और सॉल्व होती तो डेफिनेटली हम इसको और सॉल्व करते, लेकिन अभी वैल्यू इतनी ही बन रही है तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 12, 5 इंटू 3 15, 8 इंटू 5 कितना 40, और यही हमारा परफेक्ट आंसर बनेगा।
अब इसका फायदा इस पैटर्न का हम सीख तो ऐसे भी सकते थे, 4 5 3 8, ऐसे डायरेक्ट भी 12 15 8 5 40, बाहर का गुणा, मिड गुणा और बाहर से गुणा, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं सीखा, इसका रीजन सुनिए। जब वैल्यू बड़ी हो जाती है हमारे सामने, जैसे A अनुपात B आ रखा है 2 अनुपात 3, B अनुपात C आ रखा है 4 अनुपात 5 और C अनुपात D आ रखा है 3 अनुपात 2, और हमसे पूछा जाए भाई ABCD कितना होगा, तब आपके लिए क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में गलती होने का एक चांस रहता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास वैल्यू में दे रखा है 2 अनुपात 3, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसा तरीका सीख रहे हो अभी आप कि आप इसको अब कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलने वाले। तो सबसे पहले मुझे बताओ हमारे AB की वैल्यू कितनी दी हुई, AB की वैल्यू हमारे पास 2 अनुपात 3 है, BC की वैल्यू 4 अनुपात 5, और आप बताइए नेक्स्ट वन CD की वैल्यू 3 अनुपात 2 है। क्या करेंगे, यहां जिस नंबर के आगे खाली जगह है आप उसी को आगे बढ़ाओ, तो यहाँ किसको बढ़ा लिया, 3 and 3। यहाँ बताओ 2 खाली जगह है, तो देखिए मैंने 2 बार वैल्यू को लिख दिया। यहाँ बताओ 5 को आगे, यहाँ किसको बढ़ाए, 4 को आगे, और यहाँ बताओ 3 को आगे। 4 दूनी 8 इंटू 3 कितना 24, 12 इंटू 3 कितना 36, 15 इंटू 3 कितना 45, और 15 इंटू 2 कितना 30। 3 के पहाड़े में 8 बार, 3 के पहाड़े में 12 बार, 3 के पहाड़े में 15 बार, और 3 के पहाड़े में 10 बार। अगर वैल्यू और कैंसिल होती है तो बिल्कुल आपका फर्ज बनता है उस वैल्यू को कैंसिल करने का। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में ये वैल्यूज आएगी, ना कि 24 36। पर मुझे ये बताओ मैंने 3 का ही भाग क्यों दिया, क्यों, क्योंकि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने भाजकताएं कंप्लीट कर रखी है, और वो भाजकताएं कैसे कंप्लीट कर रखी है, अंकों का योग 3 के पहाड़े में, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 3 और 0 0, याद है ना भाजकता 3 की, अंकों का योग 3 के पहाड़े में। तो ये डिविजिबल हो गया, ये भी डिविजिबल, ये भी डिविजिबल, और ये भी डिविजिबल। तो हमारा रिजल्ट बन गया 8 12 15 और 10, और डेफिनेटली आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे फिर, चलिए। तो उम्मीद करता हूं रेशियो में अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक रेशियो बताए, टॉपिक जब पढ़ेंगे बहुत डिटेल से चीजों को लेके चलेंगे, लेकिन एक इंट्रोडक्शन हर बात के बारे में होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रतिशत की। देखिए दोस्तों, परसेंटेज का तात्पर्य कितने से होता है, 100 से। अगर आपको किसी भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना है तो आपको एक बात फॉलो करनी पड़ेगी कि आप उसका गुणा किससे करोगे, 100 से। और किसी भी नंबर का अगर परसेंटेज पहले से दिया हो तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। ये 2 बातें होती है जो हमें इस टॉपिक में ध्यान रखनी होती है। परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो गुणा 100, और परसेंटेज गिवन हो तो डिवाइड 100। मैं दोनों का एक एक एग्जांपल करवा दूंगा ताकि चीजें एकदम शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाए। जैसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है अभी 12/48 का कितना प्रतिशत है। और यहां पर 400 का 16% कितना होगा। मैं दोनों क्वेश्चन लिखे इसीलिए साथ में है ताकि कम से कम एक स्टूडेंट को आइडिया तो हो कि अभी हमें गुणा कब करना चाहिए और हमें भाग कब देना चाहिए। समझ रहे हो, बहुत बेसिक सी बात। स्टूडेंट की दिक्कत कहां आती है, प्रश्न की शुरुआत कैसे करनी वो समझ में नहीं आ पाता कि प्रश्न परसेंटेज पता करने का है या परसेंटेज गिवन वाला क्वेश्चन। तो क्या करना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किसी भी नंबर का परसेंटेज ज्ञात करना, देखो यहां कोई भी परसेंटेज, यहां बोला ना भाई कितना परसेंट होगा, तो ज्ञात करना है तो गुणा 100। और यहां देखो ऑलरेडी प्रतिशत दिया हुआ है, कितने परसेंट दिया हुआ है, 16, तब हमें 100 से क्या देना है, भाग। तो जब पता करना हो तो गुणा 100, और जब पहले से दिया हो तो भाग 100। अब कैसे लिखेंगे, 12/48 और गुणा किससे कर लो, 100 से। ठीक है, अब आप कहोगे बटे में 48 हमने रखा। मैं बहुत बार स्टूडेंट से पूछता हूँ 48 क्यों रखा भी, तो मैक्सिमम कहते हैं बड़ी संख्या इसलिए बटे में रखा। ऐसा अभी तो कोई रूल नहीं बना है कि बड़ी संख्या इसलिए बटे में आएगा। और इसके ऊपर रीड सेकंड लेवल साइंस वाले विद्यार्थी सुनना, पिछली बार आपके एक प्रश्न आया था, मैं भी बोल देता हूं, 80 का कितने प्रतिशत 80 होगा।
80 का कितने प्रतिशत 80 होगा, रीड सेकंड लेवल में पिछली बार प्रश्न आया था, वो भी मैं अभी करवा दूंगा ताकि कोई डाउट नहीं रहेगा आपको। 1248 का, तो जिस वैल्यू के साथ का या से रहता है हमेशा तुलना उससे की जाती है जब हमें परसेंटेज लाना हो। जिसके साथ कौन रहता है, का या से रहता है, तुलना उससे करते हैं। लेकिन कब, जब परसेंटेज लाना हो, जब परसेंटेज पहले से दिया हो, उस का मतलब गुणा से होता है। तो देखो 48 बटे में क्यों आया, क्योंकि इसके साथ का लगा हुआ है। 12 से 48 4 टाइम कैंसिल, और 4 से ये वैल्यू, रिजल्ट कितना 25%। 400 का 16%, तो 400 का 16%, 16 बटा 100। अब बताओ ये बटा 100 क्यों आया, क्योंकि प्रतिशत पहले से दिया हुआ है, और जब प्रतिशत पहले से दिया है तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, 16 × 4, रिजल्ट कितना 64। बात समझ में आई। तो परसेंटेज लाना हो तो गुणा 100, और परसेंटेज गिवन हो तो 100 से क्या करना है, डिवाइड करना है। बात समझ में आई। इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी होती है हमें, वो इस प्रकार से है, जैसे यहां पर हमारे पास है 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, ठीक है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी बात और क्या सीख सकते हैं हम यहां से, जैसे हमारे पास वैल्यू है 9900 का 11 से 1/9% कितना होगा। ये कुछ बातें हैं जो अभी हम सीखेंगे। 36 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखो ये सेकंड्स में है और ये आवर में है, क्या इकाई बराबर है क्या। गणित का फर्स्ट रूल हमसे क्या कहता है, कंपैरिजन में यूनिट हमेशा इक्वल होना जरूरी है। इन कंपैरिजन यूनिट शुड बी इक्वल। तो हमेशा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि ये अगर सेकंड्स है तो ये भी सेकंड्स में होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप ये सेकंड में कन्वर्ट करो, इसको आवर में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक रूल फॉलो करना, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में चेंज करना। ये रूल फॉलो करोगे तो चीजें हमेशा आसान रहेगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बड़ी छोटी या छोटी वैल्यू बड़ी में चेंज नहीं हो सकती, हो तो सकती है, लेकिन वैल्यू कैलकुलेटिव हो जाएगी। तो अब देखिए 36 सेकंड, तो 36 बटा 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं बताओ जल्दी से। 1 घंटे में सेकंड बोलो। अरे 3600, 60 नहीं बोलना है, क्योंकि मैंने बात सेकंडों की है, मिनटों की नहीं की है। तो 1 घंटे में सेकंड हो गए 3600, और परसेंटेज लाना है तो गुणा 100। 0 से 0 कैंसिल, 36 का भाग 36 में एक बार, रिजल्ट कितना आया 1%। यही बटे में क्यों आया, क्योंकि इसके साथ का लगा हुआ था। अब 9900 का 11 से 1/9%। मेरे दोस्तों जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं इसका फ्रैक्शन आपको समझाऊंगा कि 11 से 1/9% का मान 1/9 होता है। वो कैसे बना अभी समझ लेंगे हम लोग, लेकिन आगे ये चीजें अब हमें बहुत बेहतर करनी है। 9 का डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1100। अब आप कहोगे इस बार बट्टा 100 क्यों नहीं किया, वो सब, तो उस चीज का भी हम सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो 2 बेसिक बातें सीखी अभी हमने सिर्फ, कि परसेंटेज लाना हो तो गुणा 100, और परसेंटेज दिया हो तो 100 से क्या देना है, भाग। अब ये जो 11 से 1/9% है, इसका मान 1/9 होता है। 14 से 2/7% है, इसका मान 1/7 होता है। 16 से 2/3% है, इसका मान 1/6 होता है। और होता क्यों है वो समझ लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी भिन्न कहलाएगी। मैंने शुरुआत में बताया था भिन्न का टाइप, भिन्न की ये होती है उचित भिन्न, और इस फॉर्मेट में आती है तो मिश्र भिन्न कहलाती है। तो एक काम करो, इसको बदल के बताओ, मैं चेंज करना सिखा रहा हूं। देखो 11 × 9 99, प्लस 1 कितना 100/9 आ चुका है। लेकिन अभी हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया, ये वाला पोर्शन सॉल्व नहीं किया है। परसेंटेज दिया है तो मैंने क्या बोला था, प्रतिशत दिया हो तो 100 से भाग देते हैं। जैसे ही भाग दोगे 100 से 100 कैंसिल, रिजल्ट बनेगा 1/9। इसी वजह से हम लोग डायरेक्ट, आज के बाद कोई कहे ना 11 से 1/9%, तो इसका मतलब आप समझ लाना 1/9 है। इसको भी पता कर लीजिए, 14 × 7 98 प्लस 2 100/7, इसको बटा दीजिए 100/7 × 100, तो ये भी कैंसिल होकर 1/7। देखिए 16 × 3 48 प्लस 2 50/3 है ना। अब यहां भी परसेंट है तो बटे में 100। अब देखना 50 से 100 कटा 2 बार, 3 दूनी 6। इस वजह से हम फ्रैक्शन को ऐसे याद करते हैं, समझ रहे हो। तो आज के बाद आप कोई भी फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हो, तरीका भी सिखा दिया मैंने, याद नहीं हो तो। लेकिन मैं आपको 8 फ्रैक्शन वैल्यू ऐसी बताऊंगा
जो हमें कंठस्थ करनी है। 33 से 1/3% बोले तो उत्तर 1/3 आना चाहिए। 14 से 2/7 बोले तो 1/7 आना चाहिए। समझ रहे हो? तब चीजें बहुत ही शानदार होगी। इनको इंक्रीमेंट भी करना होता है, इनको डिक्रीमेंट भी करना होता है। 9 पर 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो 10 होता है, 9 पर 1 यूनिट घटाते हैं तो 8 आता है। ये सब चीजें आगे हम जब टॉपिक डिस्कशन करेंगे तब सीखेंगे। ओके, चलिएगा अब बात करते हैं प्यारे दोस्तों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं औसत के बारे में। औसत का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा, जैसे हमारे पास ये वैल्यूज है 8, 9, 7, 5, 4 का औसत होगा। औसत का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। आप शुरू से पढ़ते हुए आए, औसत का ही दूसरा नाम माध्य भी होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हमें बोले इनका एवरेज निकालो तो इन सब का एवरेज हो जाएगा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है बताओ? 5 है। तो देखो 8 और 9 17, 17 और 7, 17 और 7 और 7 24, 24 और 5 29, 29 और 4 33, और 33/5 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा 6.6। तो औसत हमेशा होता है राशियों का कुल योग बटा राशियों की कुल संख्या, वही हमारा एवरेज होता है। जब हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो मैं आपको प्राकृत का एवरेज, पूर्ण का एवरेज, सम का, विषम का, गुणज का एवरेज निकालना, समानांतर श्रेणी का एवरेज निकालना, वो सब हम इस टॉपिक डिस्कशन के तहत क्लियर करेंगे। एग्जाम में काफी बार यहां भी आता है कि इसका माध्य क्या होगा। अरे भाई माध्य पूछे या एवरेज पूछे तो वो दोनों बातें एक ही होती है। बात समझ में आई? चलिए, तो इस बात में तो अब आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रतिशत बेसिकली कैसे होता है, अनुपात कैसे पता करते हैं, वो सब चीजें ठीक है। एक घातांक का कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना दोस्तों, जब ये पावर वाली बात होती है, जब पावर के ऊपर ये पावर चलती है और आपको पूछ ले 3 की पावर n है, चलो यहाँ कुछ वैल्यू अच्छी लिख देते हैं, एक और यहाँ पर 4 है, और हमसे ये पूछा जाता है इस n की वैल्यू क्या होगी। तो जब ये पावर के ऊपर ऐसे पावर लग रही है, क्या इन दोनों का आधार समान है? देखो हमेशा ध्यान रखना, इसको आधार बोलते हैं और इसको घात बोलते हैं, ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। बेस होता है और एक पावर होता है, ठीक है। क्या दोनों का बेस इक्वल है? इन कंपैरिजन बेस शुड बी इक्वल। जैसे यूनिट इक्वल होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ घातांक के प्रश्नों में आधार बिल्कुल समान होना चाहिए, और अगर समान होता है तो फिर हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे देखिएगा 5 × 2 10, 10 × 4 40, 3 to the power 40 बराबर 3 to the power n। जब आधार समान है तो घाते भी क्या होगी? समान। तो हमारे n की वैल्यू कितनी बनी? 40 बनी, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जब ये पावर के ऊपर पावर चलेगी तो ये ब्रैकेट मल्टीपल का काम करेगा और रिजल्ट आ जाएगा। ओके, एक चीज और भी ध्यान रखना, जब आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ती भी है। 3 और 2 5 और 7 12, और जब आधार समान हो तो भाग में घाते घटती भी है। 11 में से 5 चले गए तो 3 की पावर बच जाएगा 6। समझ रहे हो? आधार समान हो तो गुणा में तो घाते जुड़ती है और भाग में घाते घटती है। लेकिन अब यहाँ देखो, एक और मुझे इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मैं याद आ गई, वो इस प्रकार से है। जैसे देखिए n का स्क्वायर बराबर 121 और n का रूट बराबर 12, ये दो कंडीशन है हमारे पास। देखो हमेशा ध्यान रखना, जब भी यहां से स्क्वायर हटता है तो सामने रूट लगाता है। तो यहां से n बराबर रूट ऑफ 121 हो जाएगा 11, और जब भी यहां से रूट हटता है तो सामने स्क्वायर लगाता है और रिजल्ट हो जाएगा n बराबर 144। तो ये दोनों कंडीशन बहुत काम की है। कैसे? वापस सुनना, स्क्वायर हटेगा तो सामने रूट लगाएगा, और जैसे यहां से रूट हटेगा तो सामने क्या लगाएगा? स्क्वायर लगेगा। आगे कैलकुलेशंस में ये छोटी छोटी चीजें हेल्प करती है। वापस सुनो, स्क्वायर हटा तो रूट लगा 121, 11 का रिजल्ट, और रूट हटा तो सामने स्क्वायर लगा, तो n बराबर कितना? 144। एक चीज और ध्यान रखना, ये जो होता है ना रूट को पावर में हमेशा 1/2 बोलते हैं, और अगर यहाँ क्यूब रूट होता है ना उसको पावर में 1/3 बोल देते हैं। बहुत जनों से मैं अगर प्रश्न करता हूं ना कि इसका रिजल्ट बताओ, तो हमारे पूरे विद्यार्थियों का उत्तर कितना आ जाता है? 12। लेकिन अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछ लूं, मान लीजिए कि मुझे इसका उत्तर दो, इसका आंसर दीजिए, तो बहुत जने सोचते पता नहीं अब गुरुजी ने पता नहीं कौन सा प्रश्न दे दिया,
कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। मेरे दोस्तों 441 की पावर 1/2 का मतलब 441 का रूट, जो कितना होता है 21 होता है। समझ में आई बात। इसी रूट को हम पावर में 1/2 बोलते हैं और क्यूब रूट को हम पावर में 1/3 बोलते हैं। बात छोटी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हमें लेकर चलनी है और इन चीजों को बहुत बेहतर ढंग से कवर अप करना है, तब जाकर हमारा बेसिक बहुत ही, चाहे वो स्थानीय मान, जातीय मान, जो इंपॉर्टेंट भाजकता के नियम है, बोर्ड मास का रूल है, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आते हैं। एक और चीज याद रखना, जब दो समान साइन का गुणा होता है तो रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। जब भी दो समान साइन का गुणा हो तो रिजल्ट हमेशा प्लस आएगा, लेकिन जब भी दो विपरीत साइन का गुणा हो तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। रिजल्ट कैसा आता है? माइनस। एग्जांपल समझा देता हूं, 4 × 5 कर लो तो रिजल्ट 20 बना। क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस की है तो रिजल्ट भी प्लस में आया। लेकिन अगर दोनों वैल्यू माइनस की होती तब भी माइनस माइनस भी प्लस 20 ही आता। लेकिन अगर एक वैल्यू प्लस की, एक वैल्यू माइनस की, यानी जैसे देखो -4 × +5 प्लस माइनस 1 + 1 माइनस, तो रिजल्ट माइनस ही आएगा, 5 और -20। और ये प्लस का है और ये माइनस का है तब भी रिजल्ट माइनस। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, दो समान साइन का गुणा हमेशा प्लस आता है, दो विपरीत साइन का गुणा हमेशा माइनस आता है। तो ये कंडीशन हमारे लिए बहुत ही समझना जरूरी है। तो ये था मेरे प्यारे दोस्तों बेसिक का इंपॉर्टेंट पोर्शन। उम्मीद करता हूं चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप अपने एंड से भी इनको बढ़िया से रिवीजन करो। अब हम जो अगले वीडियो सेशंस आएंगे उसके तहत हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। छोटी छोटी बातें सिखाने का एक प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं सारी चीजें अच्छी लगी होगी। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और परिज्ञान क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।